यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, हम एक लॉ लेके आ रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट का। बेटा जो सेक्शन 13 है वो डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में इन्यूमरेट कर। जब लड़का पैदा होता है तो वो अपने पिता के पापों का वो करवाता है, मतलब पापों को धुलवा देता है। कोर्ट्स को ये मेक श्योर करना होता है बेटा कि पार्टीज के पास डाइवोर्स के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं। इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या रही? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैट नेक्सस मास्टरी बैच। आई एम योर लॉ मेंटर इसरा खान and I heartily welcome all my sweet students to this amazing batch wherein we are practicing so many questions. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड बहुत सारे पैसेजेस सॉल्व किए, तो आप लोगों ने अगर मेरा वो वाला लेक्चर नहीं देखा वो देखना तो यार बहुत जरूरी है। अब आज के सेशन में क्या होने वाला है? आज के सेशन में मैं आपके साथ फैमिली लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डील करने वाली हूँ। फैमिली लॉ के अंदर आई होप कि आप लोगों ने जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी कवर करे होंगे। अगर आप मेरे किसी पेड बैच में ज्वाइन हो तो उसमें तो मैंने आपको कवर कराया ही है, बट अगर आप नहीं एनरोल्ड हो तो आपने जो बेसिक्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, पैसेज के थ्रू भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Before starting off today's session, I hope my audio video is absolutely clear to all my sweethearts. And apart from that, I just hope and I just wish कि आपकी क्लैट की जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और आप कॉन्फिडेंट हैं, मोटिवेटेड हैं और डेडिकेटेड हैं अपनी इस तैयारी की ओर कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस टारगेट को अचीव करना है। इंग्लिश के ऊपर फोकस अपना ज़रूर रखिएगा न्यूज़पेपर रीडिंग के माध्यम से। मैं आज के सेशन की शुरुआत करूंगी एंड आई होप कि आपका जो रेटिंग है यानी कि जो आपके मार्क्स हों वो फुल आएँ, क्योंकि आपका मेरी क्लास का ये इंपॉर्टेंट रूल है मास्टरी बैच के अंदर कि जो भी पैसेज सॉल्व कर रहे हो, जो भी क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो वो मेरी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करोगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाके आपको जवाब देना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपका जो स्कोर आ रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना मैंडेटरी है, वरना नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं मिलने वाली। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विथ फैमिली लॉ, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग हिंदू लॉ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये हमारे फैमिली लॉ के। जैसा कि हम सब जानते हैं फैमिली लॉ किससे रिलेटेड है आपको मैं बता दूं। देखिए, पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज होते हैं। आई होप यू गाइज नो पर्सनल लॉज क्या होते हैं। भारत में आप देखोगे हिंदूज को गवर्न करने के लिए, मुस्लिम्स को गवर्न करने के लिए, क्रिश्चियंस को गवर्न करने के लिए, क्रिश्चियंस एक्सेट्रा, ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, ये जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, इन रिलीजियस कम्युनिटीज को गवर्न करने के लिए अलग अलग लॉज बनाए गए हैं। ये पर्सनल लॉज कहलाते हैं। किन किन मैटर्स में, ये मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं। मैटर्स लाइक मैरिज, डाइवोर्स, adoption, succession, minority, guardianship, इन सभी एस्पेक्ट्स में कानून बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं। लेकिन ये लॉज सभी धर्मों के ऊपर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसीलिए आई एम वेरी श्योर आप लोग जानते होंगे मैं किसका रेफरेंस यहाँ पे दे रही हूँ। सरकार यहाँ पे लागू करना चाहती है क्या? द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, हम एक लॉ लेके आ रहे हैं, एक कोड लेके आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम एक ऐसा कोड लेके आएंगे जो सबके ऊपर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा या किया जाएगा, जो सबके ऊपर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल होगा या किया जाएगा। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि आप किसी भी धर्म के हो, मैरिज के मामलों में, डाइवोर्स के मामलों में, अडॉप्शन के मामलों में,
सक्सेशन के मामलों में, माइनॉरिटी या गार्जियनशिप के मामलों में आप सभी के ऊपर एक ही लॉ जो है वो लागू किया जाएगा। दैट विल बी नोन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। एज ऑफ नाउ अभी तक ही लागू नहीं किया गया एक्सेप्ट गोवा। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने को मिलेगा एंड उत्तराखंड जहां पे बातचीत चल रही है इसको लागू करने की। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड एक बिल भी बनाया गया है, एक बिल भी बनाया गया है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस मच, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे हिंदू मैरिजेस की। तो जब हम हिंदू मैरिजेस की बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट कानून है। हिंदू मैरिज एक्ट में हम हिंदू मैरिजेस से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड और अदर रेमेडीज के बारे में बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के पैसेज में। चलिए शुरू करते हैं पैसेज। In the realm of Indian law, the concept of irretrievable breakdown of marriage stand as a pivotal yet contentious issue, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिविटल या पाइविटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट डिस्प्यूटेड भी है। When the once sacred bond between the spouses, शादी को क्या कहा जाता है? 7 जन्मों का रिश्ता, 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेक्रामेंट। सेक्रामेंट का मतलब क्या होता है? जब हम ऊपर वाले के लिए, हमारा ऊपर वाला जिसने हमें बनाया, जिसने हमें भेजा, जब उसके लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो शादी को भी एक सीक्रेट कार्य बोला क्या है, यानी कि एक ऐसा कार्य जो हम ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से हम पूजा करते हैं, उस तरीके से हम शादी का भी बंधन, वो वेटेज, वो वैल्यू दिया गया है। बट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या सच में ये सीक्रेट इंस्टीट्यूशन अब रहा है? क्या डाइवोर्स का जो कॉन्सेप्ट है पहले नहीं था, अब आया? डाइवोर्स जो है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? हम एक ऐसी सोसाइटी में करेंटली रह रहे हैं जहाँ पे एक तरफ हम विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे हादसे देखते हैं जैसा कोलकाता में हुआ। हम ऐसे इश्यूज भी देखते हैं समाज के अंदर जहाँ पे शादी सक्सेसफुल होती है लड़कियों की। मैंने ऐसे रिश्ते भी देखे हैं कि एक शादी हुई, नहीं सफल हुई, दूसरी शादी सफल हो गई। ऐसे भी रिश्ते होते हैं। और दूसरे रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि देखभाल की शादी करी, उसके बाद भी मार पिटाई हुई, हरासमेंट हुआ, दहेज की मांग हुई। निभाना कब तक की है शादी, या डाइवोर्स सही है या नहीं? आज तक के हमारे माता पिता कैसे शादी निभा रहे हैं? ऐसा नहीं कि उनके रिश्ते में मुश्किलें, दुविधाएं ना आई हों। ऐसा नहीं है कि बेटा आपके माता पिता जो हैं उनके रिश्तों में दुविधाएं ना बिल्कुल आई होंगी, बट क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि उस रिश्ते की वैल्यू, वेटेज जानते हैं। इस्लाम धर्म में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, कहीं में भी उठा के देख लीजिए बेटा, शादी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसान के पर्सनल डेवलपमेंट में। हिंदुइज्म में कहा जाता है कि शादी करके आपको प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन करना है। जब लड़का पैदा होता है तो वो अपने पिता के पापों का वो करवाता है, मतलब पापों को धुलवा देता है पुत्र जब आता है। तो इस्लाम धर्म में कहा जाता है जब एक रिश्ता, शादी का जो निकाह होता है, वो जब टूटता है तो 7 आसमानों तो सातों आसमान जो है वो रोते हैं, 7 skies cry। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में माना गया है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब ये जो शादी है, ये अगर ब्रेक डाउन हुई जा रही है, किसी चीज का ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है? जब आप गाड़ी में बैठे, जब आप अपनी गाड़ी में फॉर एग्जाम्पल बैठे हैं, गाड़ी कहीं पे पार्क है, आप जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, योर कार हैज बीन ब्रोकन डाउन, इट इज ब्रेक डाउन। आपकी गाड़ी जो है फिजिकली आपको दिख रही है सही, आप गाड़ी में बैठ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं स्टार्ट हो रही है, बैटरी चेक कर लिया, सब चेक कर लिया, स्टार्ट नहीं हो रही है, छोड़ दिया गाड़ी ने आपका साथ। जाके चेकअप करा के सही करा सकते हो, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग्स के बीच के रिश्ते का क्या? Irretrievable breakdown of marriage denotes that the marriage cannot be continued. The marriage cannot be continued. The reason thereby states that the parties can in no circumstance live together. They just cannot live under one roof. Even though there are children, बच्चे हैं उनके,
बट वो एक साथ जिंदगी गुजर बसर अब कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक छत के नीचे रह के भी नहीं रह रहे हैं साथ में। सिर्फ नाम का रिश्ता लॉ कहता है हम नहीं रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट थ्योरी है इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की। When the once sacred bond between the spouses deteriorates beyond repair, ये चीज सही हो ही नहीं सकती है। पार्टीज कहते हैं हमारे बीच कंसिलिएशन हो ही नहीं सकता है, हम इनके साथ जिंदगी गुजार ही नहीं सकते हैं, इस हद तक की चली गई पार्टीज। तो ये क्या कहा जाएगा बेटा, बियॉन्ड रिपेयर डिटोरिएट हो गया। कोर्ट्स आर टास्क विद द delicately navigating the complexities of marital discord and legal dissolution. कोर्ट्स की ये जिम्मेदारी है, जो लीगल फील्ड है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करे कि ऐसे मैटर्स को जहां पे पार्टीज कह रहे हैं हम शायद साथ नहीं रह सकते हैं, हमारी शादी का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ये कोर्ट्स की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मामलों को डेलिकेटली हैंडल करेंगे, बहुत ही समझ बूझ के साथ हैंडल करेंगे और उनको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, लीगली डिसॉल्व कर देंगे उनकी शादी को। कोर्ट कहेगा कि अगर आप साथ नहीं रह सकते, ऐसे बंधन का कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको एंड करते हैं। द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, a cornerstone legislation governing Hindu marriages in India, recognizes irretrievable breakdown of marriage as a ground for divorce under section 13। हिंदू मैरिज एक्ट का बेटा जो सेक्शन 13 है वो डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में इन्यूमरेट करता है, और सेक्शन 13 के अंदर irretrievable breakdown of marriage is a ground for divorce। हम साथ नहीं रह सकते हैं, पेरेंट्स ने एकजुट करने की कोशिश करी, आपस में उन लोग ने, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बात करी, पॉइंटर्स रखे गए, नहीं एक्सेप्ट कर सकते, they agreed not to agree, हम अग्री नहीं करेंगे आपके पॉइंटर्स के साथ। सो ये इशू आता है। दिस प्रोविजन अलाउज कपल्स टू सीक लीगल सेपरेशन when their marriage has irreversibly crumbled, यानी कि अब शादी उस तरीके से वापस नहीं आ सकती, irreversible हो गया है जैसा कि ये बॉन्ड क्रिएट हुआ था। डिस्पाइट एफर्ट्स एट रिकंसिलिएशन, बहुत रिकंसिलिएशन हुआ। द लीगल प्रोसेस ऑफ प्रूविंग irretrievable breakdown often involves, कैसे कोर्ट में प्रूव होगा कि मैरिज का ब्रेकडाउन हो चुका है। सिंपली ये कह देने से कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो गई, यू कैन नॉट से दैट द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन irretrievably, नो, यू कैन नॉट से दैट। इफ हस्बैंड स्कोल्ड्स द चाइल्ड, वाइफ डज नॉट लाइक इट, वाइफ्स वे ऑफ डीलिंग द चाइल्ड इज डिफरेंट, कैन इट बी सेड दैट द मैरिज हैज बीन ब्रोकन डाउन irretrievably? नो। पांचों उंगली जब बराबर नहीं होती तो एक हस्बैंड और वाइफ का ओपिनियन कैसे बराबर हो सकता है? सबके पीओवी जो होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, यही माना जाता है लॉ के अंदर भी। बट यू हैव टू प्रूव कैसे आपकी शादी टूटी irretrievably। द लीगल प्रोसेस ऑफ प्रूविंग irretrievable ब्रेकडाउन ऑफन इन्वॉल्व्स, सबसे पहले आपको एक एविडेंस प्रेजेंट करनी होगी ऑफ सस्टेन्ड मेडिकल डिस्कॉर्ड, मेडिकल नहीं, मैरिटल डिस्कॉर्ड। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मैरिटल डिस्कॉर्ड है, आप आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, डिसकोऑर्डिनेशन है। फेल्ड अटेम्प्ट्स एट रिकंसिलिएशन, बताया गया पेरेंट्स ने, सास ससुर ने एकजुट कराया, नहीं माने। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दी absence of any possibility to reconcile or salvaging the relationship, वापस आ जाएंगे, नहीं पॉसिबल है। Courts meticulously assess the circumstances surrounding the breakdown, ensuring that the divorce is the only viable recourse for the aggrieved party। कोर्ट की क्या जिम्मेवारी है? कोर्ट को ये बेटा मेक श्योर करना होता है
कि डाइवोर्स के अलावा आप कोई ऑप्शन अवेलेबल इन पार्टीज के लिए नहीं है। समझ रहे हो आप? कोर्ट्स को ये मेक श्योर करना होता है बेटा कि पार्टीज के पास डाइवोर्स के अलावा आप कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, हाउएवर द इंटरप्रिटेशन and application of this provision vary among different high courts। इस पे डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने भारत में अलग अलग ओपिनियन दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कैलकाटा हाई कोर्ट ने मान लिया इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पे लोगों को डाइवोर्स दिया। वहीं पे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया, एमपी हाई कोर्ट ने अलाउ किया, पंजाब हाई कोर्ट ने मना कर दिया। सो एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू that in family matters, everything depends upon the facts and circumstances of the case, wherein it is upon the judge, upon the court to decide, because irretrievable breakdown of marriage के कोई specific या special grounds नहीं है। जैसे डाइवोर्स में हम जानते हैं अडल्ट्री, क्रूएल्टी, डेजर्शन, कुछ भी ऐसा हुआ डाइवोर्स के रास्ते खुल गए, बट irretrievable breakdown of marriage itself is a ground। सो उसके अंदर कौन से सर्कमस्टांसेस अराइज हुए, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट टू डिसाइड वेदर दिस इज अ पॉइंट ऑफ इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज और नॉट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, some courts emphasize the need for concrete evidence, मजबूत एविडेंस लेके आना of irretrievable breakdown, while others adopt a more liberal approach, prioritizing the emotional well-being of the spouses। कुछ कोर्ट्स कहते हैं कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस की रिक्वायरमेंट है, तभी हम ऐसे मैटर्स पर डिसाइड कर पाएंगे। और कुछ कोर्ट्स का कहना ये होता है कि इमोशनल वेलबींग क्या है, इस टाइम पे वो जो वाइफ है वो क्या चाहती है, इस टाइम वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो इससे बेटर ये है कि इनकी मैरिज को एंड कर दीजिए, वरना ये हो सकता है मेंटली इल हो जाए। यू अंडरस्टैंडिंग? Navigating the legal intricacies of irretrievable breakdown in Indian law requires a nuanced understanding of the complexities involved in marital disputes and the delicate balance between upholding the sanctity of marriage and acknowledging the irreparable damage caused by prolonged discord। कहने का मतलब ये है कि आपको दोनों चीज के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। कोर्ट को ये मेक श्योर करना है, सबसे पहले अगर हम शादी की सैंक्टिटी को अपहोल्ड कर रहे हैं, यानी कि हर केस के अंदर हम ये कहेंगे कि शादी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी सबसे ऊपर रखी जाएगी, आपके अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किनारे रखेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो एक तरह से, या आप एक तरह से हरास करवा रहे हो, साथ में रह ही नहीं सकते वो, तो क्यों आप ऑर्डर कर रहे हो साथ में रहने के लिए। और दूसरी चीज ये भी आपको एक्नॉलेज करना होगा कि अगर हम इन लोगों को साथ रहने के लिए कहेंगे तो इस प्रोलॉन्ग्ड यानी कि इस लंबे समय की डिस्कॉर्ड के वजह से होगा क्या, अंत कैसे होगा इसका, ये पैसेज कहता है। और अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप चाहें तो पॉज करके जवाब चैट में दे सकते हैं, या फिर आप इन दी एंड सबसे एंड में जाते जाते आप जवाब दे दीजिएगा, बट जवाब देना बहुत जरूरी है। अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डज irretrievable breakdown of marriage serves as a ground for divorce? सेक्शन नंबर 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट divorce and grounds of divorce, जिसमें बेटा irretrievable breakdown of marriage को एज अ ग्राउंड कंसिडर किया है, और कई बार बेटा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कंसिडर किया हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक रीसेंट केस में, केस का नाम मैं आपको बताती हूँ, केस का नाम था, आई जस्ट अपडेट इन द कमेंट सेक्शन में, आपको बता दूंगी नाम क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक्चुअली इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के कंडीशंस में होता क्या है
कि आपको 6 मंथ्स वेट करना होता है। मान के चलिए अगर आज आपकी शादी हुई तो एटलीस्ट 6 महीना आपको रुकना पड़ेगा जब तक कि आप इसको रेज करेंगे। 6 मंथ्स रुकना वैलिड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रीसेंट केस में कहा कि 6 मंथ वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वेटिंग पीरियड को भी हम यहाँ पे एंड करते हैं। इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में 6 महीना वेट करने की क्या ज़रूरत है? क्यों ऐसे तबाह रिश्ते में रहना है? आपको मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What kind of evidence may be required to prove irretrievable breakdown of marriage in a divorce case? A. Proof of marriage registration, ये दिखाना कि मैरिज रजिस्टर हुई है, ये इंपॉर्टेंट होगा। B. Evidence of sustained marital discord, यानी कि आपकी शादीशुदा जो लाइफ है वो कोऑर्डिनेट वे में नहीं चल रही है, साथ साथ आप अलाइन नहीं हो, आप लोग हर व्यू आपका अलग अलग है, तो इसका एविडेंस देना होगा। सी. विटनेस टेस्टिमनी फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, क्या आपको रिक्वायर्ड होगा कि मम्मी पापा भाई बहन की यहाँ पे टेस्टिमनी दें, विटनेसेस को लेके आए। या डी. फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ दी स्पाउसेस। करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज एविडेंस ऑफ अ सस्टेन्ड मैरिटल डिस्कॉर्ड। आप दिखा सकते हो, बता सकते हो कि माय लॉर्ड मेरे हर फैसले में इनको दिक्कत है, मेरे हर अच्छे डिसीजंस में जो सब अप्रूव करते हैं इनको दिक्कत है, मेरे बाहर जाने में, पढ़ाई करने में, एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें लड़का कह सकता है, भाई जॉब से लेट आते हैं तो भी इनको प्रॉब्लम है, तो हर छोटी छोटी चीज़ पे इश्यूज हो रहे हैं और बात बढ़ भी जाती है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो देयर आर सर्टन थिंग्स, यानी कि आप पर्सनालिटी के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, उस पर्सन ही के साथ नहीं रह सकते हो, तो इसको कोर्ट कंसिडर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज देयर अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, व्हाई इज देयर अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डाइवोर्स जजमेंट्स बेस्ड ऑन इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे वहां 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हाई कोर्ट्स की बात करें और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट्स 25 हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो तो सभी हाई कोर्ट्स को फॉलो करना है, बट क्या ये हाई कोर्ट्स के केस में भी अप्लाई होता है कि अगर कोई चीज एक हाई कोर्ट ने कही क्या वो बाइंडिंग होगा ऑन अदर हाई कोर्ट्स? द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो हाई कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है, बट जो हाई कोर्ट कह रहा है वो हाई कोर्ट के ऊपर, अदर हाई कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। इसीलिए देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो क्या लगता है? ए. वेरिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स, बी. लीगल रिस्ट्रिक्शंस imposed by the Supreme Court, C. Political interference in judicial decisions, या D. Lack of clarity in Hindu Marriage Act. Irretrievable breakdown of marriage has been considered as a ground of divorce. तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ऐसी कोई भी अनसर्टेनिटी या क्लैरिटी की लैकनेस नहीं है। It does not lack clarity. Political interference in judicial decisions, no. In such cases, because there is an individual concern, so political interference बहुत ही कम होती हैं। B. Legal restrictions imposed by the Supreme Court. Supreme Court has not placed any legal restrictions. In fact, Supreme Court has always upheld the concept of irretrievable breakdown of marriage. Hence, the correct answer would be A. All those who chose A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट हाउ डू कोर्ट्स असेस इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन इन अ मैरिज। कोर्ट्स कैसे जज करते हैं कि इनकी शादी जो है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंडर हम कंसिडर कर सकते हैं। ए. बाय एम्फसाइजिंग रिकंसिलिएशन एफर्ट्स, बी. बाय प्रायोरिटाइजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सी. by evaluating sustained discord and failed reconciliation attempts, and D. by considering the length of marriage. So this is a very important question. जब भी कोर्ट्स को यहाँ पे चेक करना होता है या असेस करना होता है कि मैरिज इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के अंडर आ रही है या नहीं,
सबसे पहला पॉइंट कहता है रिकंसिलिएशन एफर्ट्स, एम्फोसाइज करना कि आप रिकंसिलिएट कर लीजिए। कोर्ट कह सकता है कि रिकंसिलिएशन करिए, रिकंसिलिएशन करिए, बट इसका इम्पैक्ट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो कि हो चुका है, इससे क्या मतलब? अरे जब मैरिज ब्रेकडाउन हो चुका है तो रिकंसिलिएशन से अब माय लॉर्ड कोई फायदा नहीं होगा, ये पार्टीज कहेंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उन केसेस में जहां पे डिस्प्यूट फाइनेंसेस से रिलेटेड है वहां पे तो जरूर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बट उन केसेस में जहां पे फाइनेंसेस का कोई लेना देना नहीं है, जो 99.9 केसेस में फाइनेंसेस से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वाइफ हमेशा हस्बैंड के साथ खड़ी है, हस्बैंड हमेशा खड़ा है अपने पार्टनर के साथ। अगर फाइनेंसेस में घर में कुछ दिक्कत है, वाइफ तो ऐसी है जो हमेशा खड़ी है। एक्सेप्शंस आर देयर वी सी, बट बी करेक्ट आंसर तो नहीं है। सी, बाय इवैल्यूएटिंग सस्टेन्ड डिस्कॉर्ड, कितना ज्यादा डिसकोऑर्डिनेशन था दोनों के बीच में? जी हां। कितने बार रिकंसिलिएशन हुआ और फेल हो गया? इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में हम ये कंसिडर करेंगे कि कोशिश करी गई, फेल हो गई। अब हम ये नहीं कहेंगे जाके कंसिलिएट करो, वो स्टेज खत्म हो गई माय लॉर्ड। डी, बाय कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ मैरिज, यस इट कैन बी कंसिडर्ड कि आपकी शादी कितनी लंबी है, बट आपकी शादी कितनी लंबी है ये उस पर नहीं डिपेंड करता है कि आपकी शादी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन नहीं हो सकती है, वो भी हो सकती है। वाइफ कह सकती है हम कितने सालों से झेल रहे हैं, हस्बैंड कह सकता है हम कितने सालों से झेल रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी जिसने जिसने लगाया होगा उसका करेक्ट हो जाएगा, और आप अपना आंसर चैट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे, अब देखिए नेक्स्ट। दोस्तों ये इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज, प्राइमरी पूछा जा रहा है, मेन चैलेंज फेस्ड इन नेविगेटिंग इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ इन इंडियन लॉ? क्या सबसे बड़ा चैलेंज रहा है? लैक ऑफ लीगल प्रोविजंस, इनकंसिस्टेंसीज इन कोर्ट जजमेंट्स, कल्चरल बायसेस अगेंस्ट डाइवोर्स, complexity in proving marital discord and irreparable damage। क्या लगता है irretrievable breakdown of marriage में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या रही? लीगल प्रोविजंस का एब्सेंस ऐसा नहीं है, सेक्शन 13 में हमने स्टार्टिंग से ही इसको जोड़ लिया था। इनकंसिस्टेंसीज इन कोर्ट जजमेंट्स, क्या कोर्ट जजमेंट्स में इनकंसिस्टेंसीज है? जी हाँ, कोर्ट जजमेंट्स में इनकंसिस्टेंसीज है, बट ऐसा नहीं है कि हम irretrievable ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के केसेस को सॉल्व नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। कल्चरल बायसेस अगेंस्ट डाइवोर्स, नहीं ऐसा नहीं है जो इसको इंपैक्ट करे, क्योंकि अब सोसाइटी समझ चुकी है कि मैरिज है तो डाइवोर्स तो होगा ही ज्यादातर केसेस में। हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है डाइवोर्स। कॉम्प्लिसिटी इन प्रूविंग मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड इर्रिपेरेबल डैमेज, अब यहां पे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है तो ये पार्टीज को प्रूव करना पड़ेगा कि इर्रिपेरेबल डैमेज हुआ है, ऐसा डैमेज हमारी शादी से रहेगा अब जो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, जो कभी भी रिपेयर नहीं हो सकता है, तो ये प्रूफ करना होगा। पैसेज देखिए क्या कहता है, ये देखिए पैसेज क्या कहता है। नेविगेटिंग द लीगल इंट्रिकेसीज ऑफ इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इन इंडियन लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लिसिटीज इन्वॉल्व इन मैरिटल डिस्प्यूट्स, बैलेंस बिटवीन सैंक्टिटी एंड इररिपेरेबल डैमेज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग डिस्कॉर्ड। तो यहां पे मेक श्योर करना है कोर्ट को दोनों चीजें, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। डी हियर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है केसेस को नेविगेट करने की। हम कैसे केसेस को सॉल्व करेंगे? हम केसेस को सॉल्व करेंगे जब हम बैलेंस समझेंगे, शादी का वेटेज क्या है, वैल्यू क्या है, और उस रिश्ते का क्या रहेगा जिसको समाज नहीं मान रहा है, जिसको उसके बच्चे नहीं मान रहे हैं, वो हस्बैंड नहीं मान रहा है, वाइफ नहीं मान रही, उसको कंटिन्यूड रखने का क्या फायदा? ये पॉइंट है। सो दीज वर दी 5 क्वेश्चंस। पहले तो आप लोग क्या करना ना, पैसेज 1 पैसेज 2 करके बताना, पैसेज 1 में 5 हुए या पैसेज 2 में कितने हुए ये बताइएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, और अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर पैसेज नंबर 2 को सॉल्व। बट बिफोर गेटिंग ऑन टू द पैसेज आई वुड लाइक हियर टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 देखिए क्या कहता है। सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट स्टेट्स दैट
there should be monogamy, there should be mental capacity, marriageable age, prohibited degrees of relationship, prohibited degrees of relationship, and sapinda relationship. Sapinda relationship. So what I really wanted to tell you guys here is that there are 5 valid conditions. Section 5 talks about valid conditions or conditions of valid marriage, वैलिड मैरिज. सबसे पहले मोनोगमी होना चाहिए. मोनोगमी का मतलब क्या है कि जिस टाइम पे तुम शादी करने जा रहे हो ना, उस टाइम पे तुम्हारी कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो. सो नो लिविंग स्पाउस. एट मैरिज, जब आप शादी करने जा रहे हो कोई और पति या पत्नी ना हो आपका. मेंटल कैपेसिटी, यहां पे अगर आप मान के चलिए इसका कॉन्ट्रवेंशन करते हो, आपकी शादी वॉइड हो जाती है. मेंटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? मेंटल कैपेसिटी का मतलब है कि आप किसी फैसले पे पहुंच पाओ, डिसीजन दे पाओ, आप है ना, फैसले पे पहुंच पाओ, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन कर पाओ, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन आप कर पाओ. मैरिजेबल एज 18 and 21, you guys should know. Prohibited degrees of relationship, मतलब हिंदू लॉ के अंदर कंसिडर किया गया देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप जो आपकी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में आती हैं. दादी दादा, चाचा चाची, बेटा बहू एक्सेट्रा. तो इनके बीच में शादी नहीं हो सकती, और अगर आप कर रहे हो तो शादी हो जाएगी वॉइड. उसी तरीके से सापिंड नहीं होना चाहिए, सेम गोत्र का नहीं होना चाहिए, आपकी और आपके पार्टनर के एंसेस्टर्स, पूर्वज जो है सेम नहीं होने चाहिए. तो अगर आप इसका भी कॉन्ट्रवेंशन करते हो तो शादी हो जाएगी वॉइड. सो दीज आर दी 5 कंडीशंस. आई होप यू गाइज वुड अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल ऑफ देम. अब हम लोग पैसेज की ओर बढ़ेंगे. पैसेज देखेंगे हियर. पैसेज नंबर 2. गेट रेडी गाइज, गेट रेडी फॉर पैसेज नंबर 2. Hindu marriages governed by the Hindu Marriage Act of 1955 encompasses a set of conditions that must be met for a marriage to be legally valid. जो 5 conditions अभी मैंने आपको बताई हैं. These conditions served as a bedrock. ये वो valid conditions हैं, अगर इनका उल्लंघन हुआ आपकी शादी को चैलेंज किया जा सकता है, आपकी शादी खतरे में आ सकती है. Upon which the institution of marriage stands, because it ensures the sanctity and legality of the union. marriage का जो marriage का एक institution, एक union, एक bond है उसका. Understanding these conditions is crucial for individuals entering into a Hindu marriage. भाई आप लोगों को भी तो शादी करनी होगी एक टाइम पे, तो जान लो अभी से ही. As a non-compliance can have significant legal repercussions. One fundamental condition for Hindu valid marriage is the absence of prohibited relationship. Prohibited degrees of relationship के अंदर आपको नहीं आना है. The act prohibits marriages between certain blood relations, siblings, parents, children, close relatives. Marriages within these prohibited degrees are considered as void ab initio, meaning they are null and void from the beginning. Starting से ही null है, zero है, शून्य है, void है.
Okay? Additionally, the act mandates that both parties must have attained the legal marriageable age at the time of solemnization. At the time of solemnization. ठीक है? चलिए, मैरिजेबल एज होना मैंडेटरी है. उसके बाद देखिए, फॉर मेल्स द लीगल एज इज 21 years. Make sure, remember that. मैरिजेबल एज इज अ बिग डिस्प्यूट. इंडिया में मैरिजेबल एज से रिलेटेड बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है बेटा. इसको आपको क्या करना है, याद रखना है. ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड. हियर, इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर विमेन टू 21 years. कहते हैं कि क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बॉयज और गर्ल्स को. बॉयज की 18, बॉयज की 21 और गर्ल्स की 18. ये कहा गया, ये कहा जाता है. द इंक्रीज इन द मिनिमम एज फॉर विमेन to 21 years as provisioned in the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 would come into effect 2 years after the bill is notified. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको याद रखिएगा. चलिए आगे आ जाइए. While for the females is 18 years. Marriages involving minors are voidable at the option of the minor party and can be annulled by the court. तो ये जो दिया गया है ना बेटा, ये आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में दिया गया है. चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर दिया गया है. बट इसी पॉइंट पे हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि चाइल्ड माइनर के साथ शादी क्या है, वैलिड है बट सजा हो सकती है, वैलिड बट पनिशेबल. तो दोनों एस्पेक्ट्स को आपको तैयार रखना है. चाइल्ड मैरिज एक्ट कहता है वॉइडेबल है. वो पर्सन जो माइनर है, वो जब मेजर हो जाएगा वो कह देगा कि भैया हमें शादी कंटिन्यू नहीं करनी, हम माइनर थे जब मेरी शादी हुई थी. लड़कियों में उसको कहते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी. Furthermore, the act requires that both the parties enter into the marriage voluntarily, यानी कि अपनी स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं. कोई कोएर्जन नहीं है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है. कंसेंट प्लेज अ पाइवटल रोल बेटा इन दी वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज. कंसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कंसेंट नहीं तो चैलेंज किया जा सकता है. बिकॉज इट इंश्योर्स दैट बोथ इंडिविजुअल्स enter into the union of their own free will. There has to be a free will. In cases where these conditions are contravened, यानी कि इनका उल्लंघन अगर हो गया, the effects can be far reaching. आपकी शादी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है. Marriages involving prohibited degrees are deemed void and have no legal standing. आप prohibited degrees of relationship के अंदर शादी करोगे, उसका कोई वेटेज नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. Rendering the parties ineligible for rights and protection. अब वो राइट्स और प्रोटेक्शन जो मैरिड कपल्स को मिलता है, प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है, मेंटेनेंस मिलता है, वो सब आपको नहीं मिलेगा. Marriages of minor can be annulled, providing a legal remedy to protect the rights of underage individuals. Underage को यहाँ पे राइट मिलता है. चलिए नेक्स्ट देखिए, कोएर्स्ड मैरिज, यानी कि आपके कंसेंट के बिना अगर शादी हुई है, उसको भी आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं है, आप चैलेंज कर सकते हो उसको भी. लीडिंग टू पोटेंशियल अनलमेंट और डाइवोर्स बेस्ड ऑन लैक ऑफ वैलिड कंसेंट. डाइवोर्स हो सकती है इस ग्राउंड पे भी लैक ऑफ कंसेंट था, शादी में कंसेंट ही नहीं था. इट इज इम्पेरेटिव फॉर इंडिविजुअल्स कॉन्टेम्पलेटिंग मैरिज, जो शादी में जा रहे हैं हिंदू लॉ के अंदर, कि वो इन सभी कंडीशंस को माने और इंश्योर करें कि उनकी शादी की जो वैलिडिटी और लीगैलिटी है वो रहे, और जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिए गए ना, उनको मेक श्योर करना है कि वो सभी राइट्स और लाइबिलिटीज को पूरा करें. तो ये था आपका पैसेज. आपको ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ कंसेंट की बात, मैरिजेबल एज की बात, उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस हैं. ठीक है, जहां पे मैरिजेबल एज की बात है तो हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, कहता है कि भाई शादी करोगे तो शादी तो वैलिड होगी, बट पनिशमेंट आपको हम देंगे, बट ये पनिशेबल होगा.
चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कुछ और कहता है. सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा आगे. सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. व्हाट हैपेंस टू मैरिजेस विद इन दी प्रोहिबिटेड डिग्रीज अंडर दी हिंदू मैरिज एक्ट? लीगल है, वॉइड ab initio है, वॉइडेबल है, आर कंसिडर्ड वैलिड विद कोर्ट अप्रूवल. जैसा कि आपको बता दें, मैरिजेस को बेटा 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी होती है वैलिड, दूसरी कैटेगरी होती है वॉइडेबल, और तीसरी कैटेगरी होती है वॉइड. वैलिड का मतलब बिल्कुल सही है, वॉइडेबल का मतलब एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है, वो चाहे तो इसको एंड करवा सकता है, और वॉइड का मतलब इलीगल या इनवैलिड. ठीक है. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अगर अंडर आप आ रहे हो तो क्या होगा? मैरिज हो जाएगी आपकी void ab initio. What does void ab initio mean? It means invalid since the beginning. स्टार्टिंग से ही जो चीज इनवैलिड हो उसको कहते हैं void ab initio. ठीक है. अच्छा, प्रोहिबिटेड डिग्रीज का एक एक्सेप्शन भी है. इसका एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर फैमिली के अंदर कोई कस्टम चल रहा है, कोई रीति रिवाज है, कोई ऐसा यूसेज है जो अलाउ करता है प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के अंदर शादी हो सकती है, तो वो अलाउ किया जाएगा. उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा है. तो ये हो गई बात क्वेश्चन नंबर 1 की. मूविंग फॉरवर्ड, इसका जवाब दीजिएगा. What is, इसके लिए ज्यादा समय नहीं दूंगी. What is the legal age for marriage for males and females under the Hindu Marriage Act? Males और females की क्या मैरिज है? 18 for both, 21 for both. ये बेटा ये this has been proposed. ये proposed है. अभी करंटली क्या है? 21 for males, 18 for females. 18 for males, 21 for females. What would be the correct answer? Yes. The correct answer here is C. C here is the correct answer. This is proposed and this is current. Just like your dash. One is current and one you have proposed. Might be she would say yes. चलिए next question पे आएंगे बेटा. Next question सिंपल है बट आपके ब्रेन का यूज करना है आपको. यहाँ पे भाई बता दो कंसेंट का क्या रोल होता है हिंदू मैरिज के अंदर. कंसेंट का क्या रोल या क्या वेटेज होता है, कोई बता सकता है? सबसे पहला, नहीं रिक्वायर्ड है, सिर्फ मेल्स के लिए रिक्वायर्ड है, सिर्फ फीमेल्स के लिए रिक्वायर्ड है, या दोनों ही पार्टीज की स्वेच्छा जरूरी है? बिना सोचे समझे क्या लगाना है अपने को? डी लगाना है. बिना सोचे समझे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे. ये देखिए, इसका जवाब दीजिएगा. What legal recourse is available for marriages entered into under coercion or undue influence? क्या लगता है, अगर आपने मान के चलिए शादी करी और शादी बच्चे से जिसके साथ भी करी है, मान के चलिए लड़की है या लड़का है, तो लड़के का जो कंसेंट लिया वो फोर्सफुली लिया, फ्रॉडुलेंटली लिया, कोर्जन के थ्रू लिया, उसके ऊपर दबाव बना के लिया, बेवकूफ बना के लिया, या उसके पेरेंट्स की जो मर्जी ली वो दबाव में ली, उसकी मर्जी नहीं थी, तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शन है भैया? सिंपल, हम कोर्ट जाएंगे और हम कोर्ट में जाके बताएंगे पूरी बात, क्योंकि हिंदू लॉ के अंदर ये ऑप्शन है हमारे पास. क्या होगा? क्या कोई लीगल रिकोर्स नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अनलमेंट ऑफ डाइवोर्स, कोर्ट मैंडेटेड काउंसलिंग, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन. जी नहीं, हमें फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए. काउंसलिंग अब क्या है? हमें शादी को नहीं कंटिन्यू करना चाहते, हम चाहें तो शादी को अनल कर सकते हैं या डाइवोर्स ले सकते हैं, अगर ये चीज साबित हो गई कि कंसेंट कोर्जन से लिया था, फ्रॉडुलेंटली लिया था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया बेटा,
वेरी गुड। सो कंसेंट का, जैसा कि हम सब जानते हैं बेटा, चाहे किसी भी मैरिज को उठा के देख लीजिए, चाहे किसी भी आप रिलीजन में उठा के देख लीजिए बेटा, कंसेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कंसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट लीगल टर्म डिस्क्राइब्स अ मैरिज दैट इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट? हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन सा वो टर्म है जो डिस्क्राइब करता है मैरिज नल एंड वॉइड होगी फ्रॉम द बिगिनिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट? ए वॉइडेबल, बी वॉइडेबल बाय वन पार्टी, सी वॉइड ab initio, या डी वैलिड विथ कोर्ट अप्रूवल? वैलिड विथ कोर्ट अप्रूवल, क्या लगता है भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि इनिशियल स्टेज से ही वॉइड है, इनिशियल स्टेज से ही वॉइड है। सो वॉइड ab initio, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये समझ के चलिएगा इसको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू मैरिजेस, what is the term used to describe that can be annulled? You used to describe the marriages that can be annulled, और बेटा annulled का मतलब क्या हुआ? ended. That can be ended at the option of one party due to certain legal defects. क्योंकि कुछ legal defects चल रहे हैं, इस वजह से end कर सकते हो at the option of parties due to certain legal defects. A voidable, B irrevocable, C absolute, या D perpetual? यहां पे क्या हो रहा है? वन ऑफ दी पार्टीज, दो पार्टीज होती है शादी में, A और B, किसी लीगल डिफेक्ट की वजह से A एंड करना चाह रहा है, A को ऑप्शन दिया गया है एट द ऑप्शन ऑफ, अंडरस्टैंडिंग, क्या कहते हैं इसको? कोई बता सकता है इन दी चैट सेक्शन? एनीबडी? जी हाँ, ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज नोन एज वॉइडेबल। क्या कहते हैं? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। मान के चलिए शादी के टाइम पे लड़की जो है वो प्रेग्नेंट है, किसी और पर्सन से प्रेग्नेंट है, तो हस्बैंड को ऑप्शन दिया गया है कि आपके ऊपर ये है कि आप शादी को, ये वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी, आप अगर कंटिन्यू करना चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आप इसको एंड करना चाहें तो एंड भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ए हियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a condition for a valid Hindu marriage under the Hindu Marriage Act? कौन सा valid condition नहीं है? A monogamy, A monogamy, B registration with the local पंचायत। क्या शादियों का लोकल पंचायत से रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है? बता दीजिएगा। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन के बारे में बात तो करता है, रजिस्ट्रेशन के बारे में बात तो करता है, बट क्या लोकल पंचायत के साथ? ये आपको बताना है। फिर सी एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, डी लीगल एज फॉर बोथ दी पार्टीज, लीगल मैरिजेबल एज फॉर बोथ दी पार्टीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे लॉ कहता है कि आप चाहें तो अपनी शादी को रजिस्टर करा लीजिए तो अच्छा रहेगा, लीगली आपकी शादी सिक्योर रहेगी, बट क्या लोकल पंचायत में नहीं, लोकल पंचायत में नहीं बोला गया है। इसी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट केस भी है, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में ये बोला गया है कि आपको शादियों को रजिस्टर कराना चाहिए, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। ये जैसे किरण राव और आमिर खान की शादी भी रजिस्टर हुई थी, बट आज को शायद साथ नहीं है, बट आपको बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं, आपकी शादी कैसे सिक्योर रहेगी, ये सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन में मिलता है, बट लोकल पंचायत में नहीं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आयरॉनिकली नहीं करेक्ट भी होगा। ठीक है, नहीं करेक्ट भी होगा। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट करेक्ट। ये क्वेश्चन सही है। अब आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस, क्या असर है, क्या प्रभाव है किसी ऐसी शादी का, किसी ऐसी मैरिज का जहां पे एक या दोनों ही पार्टीज
या तो एक पार्टी या दोनों ही पार्टीज लीगल एज को क्वालिफाई नहीं कर रही हैं, यानी कि 18 और 21 मेल्स के लिए 21, फीमेल्स के लिए 18, ये क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मैरिज इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, यानी कि शादी ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है और शादी डिसॉल्व है। क्या ये है? बी, मैरिज इज कंसिडर्ड एज वॉइडेबल, मैरिज इज कंसिडर्ड एज वॉइडेबल, यानी कि एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी ये ऑप्शन मिला हुआ है। डी, सी, मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, द मैरिज इज वॉइड एब इनिशियो, या डी, मैरिज इज डीम्ड वैलिड बट पनिशेबल अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। आपको दो ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे होंगे, कंसिडर्ड एज वॉइडेबल, एक तो वॉइडेबल मैंने आपको बताया था, तो ये चीज जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के अंदर है, ठीक है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी भी मिलता है लड़कियों को कि जब वो माइनर है, मान के चलिए, जैसे ही वो मेजर होती हैं 18 साल की जैसी होती हैं उसको अनल करवा सकती हैं। एक तो ये भी ऑप्शन है, बट यहाँ पे वो लॉ का नाम नहीं लिखा हुआ कौन से लॉ के अंडर, तो क्योंकि लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट, इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो हमें लीगल रीजनिंग के अंदर क्या देखना है, ये भी देखना है कि एक्यूरेसी है या नहीं है, क्योंकि डी मोर एक्यूरेट होगा, इसलिए डी जिसने लगाया होगा वो सही हो जाएगा। चीटिंग मत करना एंड में। और इसी के साथ हमने सेकंड पैसेज के क्वेश्चंस भी कर डाले सारे। आपको क्या करना है, अपना स्कोर नीचे दिए गए चैट सेक्शन में बताना होगा। बेटा आज हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। एक तो सेक्शन 5 जो 5 वैलिड कंडीशंस को ले डाउन करता है, और दूसरा इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स का ग्राउंड कैसे होता है, इर्रिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। यहाँ पे हमने देखा मोनोगमी, यहाँ पे हमने देखा मेंटल कैपेसिटी, यहाँ पे हमने देखा मैरिजेबल एज, यहाँ पे हमने देखा पीडीआर प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, और हमने देखा सापिंडा रिलेशनशिप। ये 5 वैलिड कंडीशन है, अगर इनमें से कोई भी हिलेगा इधर उधर तो आपकी शादी गड़बड़ा जाएगी। ये हम जानते हैं वॉइड कर देता है शादी को, मेंटल कैपेसिटी वॉइडेबल करता है, मैरिजेबल एज वैलिड रखता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, पीडीआर यहाँ पे वॉइड कर देता है, सापिंडा यहाँ पे वॉइड कर देता है। बट दोनों के ही एक एक्सेप्शन है, दैट इज अगर कोई कस्टम है, अगर कोई यूसेज है तो यहाँ पे अलाउड होता है, कर सकते हो आप। इसी नोट पे बेटा आज के सेशन को हम लोग एंड करेंगे, बट we will be meeting soon, and in the next session we are going to solve 2 passages related to Muslim law. मुस्लिम लॉ से रिलेटेड हम 2 पैसेजेस को सॉल्व करने वाले हैं, एंड आई होप दैट यू गाइज आर एक्साइटेड। सेकंड लास्ट सेशन होगा हमारा नेक्स्ट वाला, उसके बाद लास्ट सेशन में हम लोग 2 पैसेजेस लॉ ऑफ टॉर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैसेजेस सॉल्व करने वाले हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून टिल द एंड। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है, प्रैक्टिस करना है लगातार, मेक श्योर करना है एक अच्छी रैंक सिक्योर करिए, और इसी तरह से जैसे आप प्यार दिखा रहे हो वैसे ही प्यार दिखाते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड बच्चा लोग, गुड बाय।